हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गेमीटोजेनेसिस। पहले वर्ड का मतलब समझते हैं। गेमीट का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स। स्पर्म और एग क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स है। तो स्पर्म मेल में होता है तो वो मेल गेमीट है, और फीमेल गेमीट कौन सा है? एग है। तो गेमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गेमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस, उसको गेमीटोजेनेसिस कहा जाता है। तो गेमीट कितने हैं? दो है, स्पर्म और एग। तो एग का फॉर्मेशन भी गेमीटोजेनेसिस हुआ और स्पर्म का फॉर्मेशन भी गेमीटोजेनेसिस ही हुआ। बट अगर स्पेसिफाई करना है तो एग के फॉर्मेशन को oogenesis भी कहा जाता है और स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। अभी तक हमने देखा कि गेमीटोजेनेसिस क्या है? गेमीट का फॉर्मेशन होना। तो गेमीट दो है, स्पर्म और एग। तो स्पर्म का फॉर्मेशन पहले देख रहे हैं, तो स्पर्म का फॉर्मेशन ही क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्म का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। अब स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो मेल के अंदर दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, पैर में होते हैं। तो ये एक टेस्टिस है। ये टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट है। एक टेस्टिस के अंदर 250 अराउंड कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये कंपार्टमेंट जो है, जिनको टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहा जाता है। अब इस लोब्यूल्स के अंदर कुछ तो होगा ना। तो ये लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्स होती है। एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 ट्यूब्स हो सकती है। एक या तो दो या तो तीन ट्यूब्स हो सकती है, जिस ट्यूब को क्या कहा जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो 250 कंपार्टमेंट, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला है। एक लोब्यूल के अंदर एक, दो या तीन सेमिनिफेरस ट्यूब प्रेजेंट हो सकती हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है, उसके अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ट्यूब है, उसको अच्छे से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वो ट्यूब है, पीछे से लंबी ट्यूब है, ये उसका एंड है। तो ये एंड है, ये जो एरिया है ट्यूब का, वो इधर दिखाया है। तो ये जो साइड में यहाँ पे लाइंस में जो सेल्स होते हैं, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स कहा जाता है। मतलब ये लेयर कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है। और इस लेयर के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है, जिसको प्राइमरी जर्म सेल्स या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहा जाता है। तो यही सेल्स आगे जाके क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे। तो ये लेयर, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है, इसके ये जो सेल्स है, जिसको प्राइमरी जर्म सेल्स कहा जाता है, और यही स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सेल्स से स्पर्म बनेंगे, तो उसको नरिश तो करना पड़ेगा, न्यूट्रिशंस तो चाहिए होंगे। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब थी, वहाँ पे पूरा जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर था, और वहाँ पे जो सेल्स थे, जिसको क्या कहा जाता है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। तो ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स थे, उसमें से मैंने एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल दिखाया है इधर। अब ये इससे ही हम पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन देख रहे हैं, एक सेल से, ठीक है। तो ये जो है वो प्राइमरी जर्म सेल या तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, बहुत बार माइटोसिस करेगा। क्यों माइटोसिस करी? अपनी नंबरिंग बढ़ाने के लिए, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनने के लिए उसने माइटोसिस परफॉर्म करा। माइटोसिस ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम की नंबरिंग क्या रहती है? सेम रहती है। मतलब इसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये जितने भी बने उसके अंदर भी कितने होंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। वापस से, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, सेवरल टाइम माइटोसिस करी, अपनी नंबरिंग बढ़ी, और बहुत सारे जो सेल्स बने, जिसको स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। अब ये सारे स्पर्मेटोगोनियम में मैं एक स्पर्मेटोगोनियम को समझा रही हूँ। पूरी प्रोसीजर एक स्पर्मेटोगोनियम से समझते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये अब ग्रोथ करेगा, न्यूट्रिशंस लेगा सर्टोली सेल से और अपना ग्रोथ करेगा और साइज बड़ी कर देगा। तो ये सेल ने ग्रोथ करी, ग्रोथ करने के बाद वो ऐसा दिख रहा है। और स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ करता है, उसके बाद उसका नाम बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना वो मियोसिस परफॉर्म करेगा। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब इसके अंदर अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो ये जो दो बने उनके अंदर कितने आएंगे? 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे वापस से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस के दो स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 करेंगे तो ये डिप्लॉइड से क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड बन जाएंगे, मतलब 46 क्रोमोसोम थे, ये जो बने उसके अंदर क्या होंगे? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। मियोसिस 2 परफॉर्म करेंगे। मियोसिस 2 परफॉर्म करेंगे तो ये हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही बनेंगे, मतलब जितने क्रोमोसोम इसके अंदर है मियोसिस 2 परफॉर्म करने के बाद सबको उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही मिलते हैं, और जो बने उसको क्या बोला जाता है? स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। ये स्पर्मेटिड अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस करेंगे और अपना जो शेप वगैरह है वो चेंज करेंगे, और जो बन जाएंगे उसको बोलेंगे स्पर्म। और स्पर्म ही क्या है? स्पर्मेटोजुआ है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल था, बहुत सारे डिवीजन करे, माइटोसिस, और जो बहुत सारे बने उसको स्पर्मेटोगोनियम कहा। स्पर्मेटोगोनियम जो है जितने भी सारे, वो सारे ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करने के बाद उन सबको क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अब हम कोई एक स्पर्मेटोगोनियम है उसको ही समझ रहे हैं, तो एक स्पर्मेटोगोनियम है, उसने अपना ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। मियोसिस 1 करेगा, नाम बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 2 करेगा, नाम बन जाएगा स्पर्मेटिड। ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और बन जाएगा स्पर्म। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म बने? 4 स्पर्म बने। तो अगर इस पूरी प्रोसेस को स्टेप्स के अंदर डिवाइड करें तो कैसा होगा? यहाँ पे उसने बहुत बार माइटोसिस करा नंबरिंग बढ़ाने के लिए, तो इसको मैं मल्टीप्लीकेशन का फेज बोल दूं। फिर उसने अपना ग्रोथ करा तो उसको ग्रोथ फेज बोल दूं। उसके बाद उसने अपने अंदर चेंजेस करे और स्पर्म बने, तो वो कौन सा हो गया? मेच्योरेशन का फेज हो गया। ओके, नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस है, स्पर्म बनने की जो पूरी प्रोसेस है, वो हार्मोन से इन्फ्लुएंस है। कैसे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करेगी। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगी? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों अलग अलग सेल के ऊपर एक्ट करेंगे। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट करेगा। वापस से हाइपोथैलेमस है, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा। वो हार्मोन पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और उसकी वजह से पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगी, एक है एफएसएच और एक है एलएच। एफएसएच है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा और एलएच लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट, एलएच जो है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट करता है, और उसकी वजह से लीडिंग सेल है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट है एफएसएच। एफएसएच है वो किसके ऊपर एक्ट करता था? सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है, और उसकी वजह से सर्टोली सेल जो है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, और ये प्रोटीन जो है वो क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करेगा, और टेस्टोस्टेरोन का हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रमोट होता है। वापस से एफएसएच है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल पे, जिसकी वजह से सर्टोली सेल सिक्रीट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करता है और हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करता है टेस्टोस्टेरोन की, जबकि एलएच जो है वो लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट करता है और उसकी वजह से लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये जो है ये स्पर्म है, ये स्पर्म जो है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है, माइक्रोस्कोपिक है, और वो कितना लॉन्ग है?
अप्रोक्स 60 माइक्रोमीटर जितना लॉन्ग है। अब उस पूरे को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये हेड है, ये वाला पार्ट नेक है, ये मिडल पीस है और ये वाला पार्ट टेल है। तो फर्स्ट हम देखेंगे हेड। हेड जो है उसके अंदर मेन 2 चीज़ है, एक है एक्रोसोम और दूसरा है न्यूक्लियस। अब ये एक्रोसोम क्या है? एक केप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि गोल्गी बॉडी से बना हुआ है। और ये जो एक्रोसोम है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स क्या हेल्प करेंगे? तो ये एग है, तो स्पर्म जो है वो एग को पेनिट्रेट कर सके उसके लिए एक्रोसोम रिस्पॉन्सिबल है। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स स्पर्म को हेल्प करते हैं, एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है नेक। कहाँ पे प्रेजेंट है? हेड और मिडल पीस के बीच में प्रेजेंट है। और वहाँ पे और क्या प्रेजेंट है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल ये एग है, ये स्पर्म है, फ्यूज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट है वो डिवीजन स्टार्ट करेगा, तो फर्स्ट क्लीवेज जो होगा उसके लिए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करता है। नेक्स्ट है मिडल पीस। ये एरिया क्या है? मिडल पीस है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो अप्रोक्स 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। उसका काम क्या है? ये जो स्पर्म है वो क्या है? मोटाइल है, वो मूवमेंट कर सकता है, तो उसके लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, लास्ट है टेल, जिसका काम क्या है? स्विम करना। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हर एक एनिमल के अंदर टेल उनके स्पर्म में नहीं प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है oogenesis। oogenesis क्या है? एग के फॉर्मेशन की प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। अब फीमेल के अंदर 2 ओवरी प्रेजेंट होती है, तो ये ओवरी है। ये ओवरी का ये जो लेयर है जिसको क्या कहा जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर कहा जाता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम के लेयर के अंदर ये जो सेल्स प्रेजेंट है जिनको प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहा जाता है। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स आगे जाके एग का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब ये प्रीमोर्डियल सेल्स से ही क्या बनता है? एग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, ये प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए उसको स्टेप्स में डिवाइड करा है। पहले ये जो इतना है वो बिफोर बर्थ की प्रोसीजर है। बिफोर बर्थ मतलब क्या? अगर वुमन प्रेग्नेंट है, उसके यूट्रस के अंदर बेबी गर्ल बन रही है, तो बेबी गर्ल अभी बन रही है, ठीक है, अंदर, तो वो बेबी गर्ल की ओवरी के अंदर क्या चल रहा होगा वो है ये प्रोसीजर। वुमन है, वो प्रेग्नेंट है, अंदर बेबी गर्ल का फॉर्मेशन हो रहा है, उस बेबी गर्ल की ओवरी के अंदर क्या प्रोसीजर हो रही होगी वो इतना पार्ट है। तो जो उसकी ओवरी होगी उसके अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियल का लेयर होगा और ये सेल्स जो होंगे उसको प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहा जाएगा। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल से वो माइटोसिस परफॉर्म करेंगे अपनी नंबरिंग बढ़ाने के लिए, और माइटोसिस परफॉर्म करते हैं तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। अगर इसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब इसके अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो माइटोसिस के बाद उसका नाम क्या बन जाएगा? ऊगोनिया बन जाएगा। यही ऊगोनिया आगे जाके एग का फॉर्मेशन करने वाले हैं। इसका मतलब है अभी जितने ऊगोनिया बने उतने बस हो गया। अब ऐसा नहीं है कि बर्थ के बाद नए ऊगोनिया बनेंगे, नहीं, ये जितने बने बस फाइनल है, यही आगे जाके एग में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो आगे जाके कोई ऊगोनिया ऐड नहीं हो सकते, जितने अभी बने उतने ही रहेंगे। फ्यू मिलियन ऊगोनिया बनते हैं, मतलब अप्रोक्स समझ लो 5 to 7 मिलियन बनते हैं। अब ये जो ऊगोनिया बने हैं उनका ग्रोथ होगा, साइज में लार्ज बनेंगे, ठीक है। तो ये जो ऊगोनिया है उसमें से मैं एक को समझा रही हूँ अभी कि इसका ग्रोथ हुआ, ठीक है। ये ऊगोनिया है उसका ग्रोथ हुआ और जो बना उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी ऊसाइट बोला जाता है।
oocyte वर्ड आए हैं मतलब कि ये प्रॉपर अभी एग नहीं बना है। तो ये जो उगोनिया था उसका ग्रोथ हुआ, प्राइमरी oocyte बन गया। ये जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस स्टार्ट कर रहा था। उसने मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 स्टार्ट करा। अब मियोसिस 1 के अंदर जो पहला स्टेज होता है प्रोफेज 1 वो स्टार्ट करा। तो प्रोफेज 1 स्टार्ट ही करा था, उसमें वो डिप्लोटिन तक उसने प्रोसेस करी। अब वहां से प्रोसेस क्या हो गई, स्टॉप हो गए। क्यों, आगे अभी प्रोसीजर नहीं करनी है, प्यूबर्टी पे करनी है, ठीक है, अभी नहीं करनी। तो यहाँ पे मियोसिस 1 में प्रोफेज में डिप्लोटिन तक प्रोसेस करके स्टॉप कर दिया। तो ये जो है ये क्या है, ये प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte के आसपास ये फॉलिक्यूलर सेल्स है वो ऐसे उसकी सराउंडिंग में बैठ जाएंगे। मतलब कि प्राइमरी oocyte को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब वो आगे प्रोसीजर नहीं कर सकता, मतलब वो मियोसिस 1 भी खत्म नहीं कर पाया। और ये क्या था, प्राइमरी oocyte था, उसके आसपास कौन आ गए, फोलिकुलर सेल्स आ गए। तो फिर इसका नाम क्या बन गया, प्राइमरी फोलिकल बन गया। अब ये जो प्राइमरी फोलिकल है वो ऐसे का ऐसा रहेगा, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक ये प्राइमरी फोलिकल्स बहुत सारे बने होंगे, वो वहां पे ही रहेंगे ओवरी के अंदर, ऐसे कैसे आगे प्रोसीजर नहीं हो पाएगी। ओवरी थी, उसमें प्रीमोडियल जर्म सेल्स थे, माइटोसिस परफॉर्म करा, बहुत सारे उगोनिया बनाए। ये उगोनिया सारे जो थे उन्होंने ग्रोथ करी, अपनी साइज बड़ी करी, प्राइमरी oocyte बने। ये प्राइमरी oocyte अपना आगे का प्रोसीजर स्टार्ट ही कर रहा था और अभी स्टार्ट ही किया था, तब डिप्लोटिन में आके स्टॉप हो गए प्रोसीजर, क्योंकि अभी थोड़ा सब करना है। प्यूबर्टी पे आने पे हर मंथ एक एक एग रिलीज करना है ना, तो अभी ये प्रोसीजर स्टॉप कर दी। और ये जो प्राइमरी oocyte था उसकी सराउंडिंग में फोलिकुलर सेल्स आ गए। तो प्राइमरी oocyte और उसके आसपास फोलिकुलर सेल, तो नाम क्या बन गया, प्राइमरी फोलिकल्स बन गए। ओके, अब प्यूबर्टी आने पे क्या होगा वो देखेंगे, बट उसको भी 2 स्टेप में देखेंगे। पहले बाहर वाले लेयर का क्या होगा वो देखेंगे, और फिर अंदर जो oocyte प्रेजेंट है उसका क्या होगा वो देखेंगे। तो पहले ये जो बाहर का लेयर है जिसको हमने प्राइमरी फोलिकल बोला था, ये मेच्योर होगा, प्राइमरी फोलिकल मेच्योर होगा, मल्टीपल लेयर्स बनाएगा फोलिकल का। और ये जो फोलिकल के मल्टीपल लेयर्स बने हैं वो क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करेंगे, किसके आसपास, oocyte के आसपास। और वो जो लेयर बनाएंगे जिसको बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करा वो oocyte के आसपास लेयर बनाएगा जिसको जोना पेल्यूसिडा कहा जाएगा। अब ये जो फॉलिकल्स है वो और ग्रो करेंगे, मल्टीपल लेयर्स बनाएंगे, और वहां पे एक फ्लूइड फिल्ड गैप बनेंगे। ये गैप होगा जिसके अंदर फोलिक्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और वो क्या कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल में कन्वर्ट हो गया। फिर ये सेकेंडरी फोलिकल टर्सरी फोलिकल में कन्वर्ट होगा, फिर उसमें से वो क्या बनाएगा, ग्राफियन फोलिकल बनाएगा। ये जो ग्राफियन फोलिकल है उसको कैसे पहचान सकते हैं, ये जो एंट्रम है ना, ये जो कि फ्लूइड से फिल्ड है वो बहुत बड़ा होगा, तो उसे क्या कहेंगे, ग्राफियन फोलिकल कहेंगे। अब ये जो ग्राफियन फोलिकल है वो बर्स्ट होगा और उसके अंदर से ये oocyte है वो बाहर रिलीज होगा, और ये प्रोसीजर हर मंथ होगी। अब हमने अभी तक क्या देखा, बाहर के लेयर के बारे में देखा जो कि फोलिकुलर लेयर है, जिसमें हमने क्या देखा कि ये जो है वो प्राइमरी फोलिकल का लेयर है, ये मेच्योर होता है, और मेच्योर होते बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स बनते हैं फोलिकल्स के। और ये जो लेयर्स फोलिकल के बने उन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करा, जिसने oocyte के आसपास जोना पेल्यूसिडा का लेयर बनाया। फिर ये बहुत सारे फोलिकल्स के लेयर्स बनते हैं, सेकेंडरी फोलिकल बनता है, टर्शरी फोलिकल बनता है, ग्राफियन फोलिकल बनता है। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते ये गैप ज़्यादा बनती जाती है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको फोलिकुलर फ्लूइड कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, एंट्रम भी कहा जाता है। ओके,
तो अब अंदर के बारे में देखते हैं, ये अंदर क्या था, प्राइमरी oocyte था। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगी, तो पहले प्राइमरी oocyte था, इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte ही होगा, इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte ही होगा। ग्राफियन फॉलिकल होगा ना, तब तक क्या बन गया होगा, सेकेंडरी oocyte बन गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte जिसने मियोसिस डिप्लोटिंग पे छोड़ दी थी, वो अभी आगे प्रोसीड करेगा और मियोसिस 1 खत्म करेगा। प्राइमरी oocyte से मियोसिस 1 की प्रोसेस होने से 2 सेल्स बनेंगे जो कि अनइक्वल डिवीजन होगा, और अनइक्वल डिवीजन की वजह से एक स्मॉलर बनेगा, एक लार्जर बनेगा। जो स्मॉल बनेगा उसको पोलर बॉडी बोलेंगे, और जो लार्ज बनेगा वो सेकेंडरी oocyte होगा। तो बाहर की प्रोसीजर समझ रहे हैं, तब अंदर की प्रोसीजर भी स्टार्ट होगी। तो यहाँ सब जगह प्राइमरी oocyte ही होगा। ग्राफियन फॉलिकल में किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वो सेकेंडरी oocyte पूरा बन चुका होगा। तो यहाँ तक में सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बर्स्ट होगा और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, और जो सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया है वो ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, वो ओवरी से रिलीज हो जाएगा, और ये प्रोसीजर हर मंथ होगी। ओके, नेक्स्ट ग्राफियन फॉलिकल था। ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, हर मंथ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तब उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है वो अपने साथ थोड़े से फॉलिक्यूलर सेल लेके जाता है। बाद में रिलीज होने के बाद वो जो अपने साथ ये फॉलिक्यूलर सेल्स लेके आया है, जिसको क्या बोला जाता है, कोरोना रेडिएटा बोला जाता है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हो गया, अब उसके अंदर कुछ नहीं, ये एम्प्टी है। तो ये जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में। इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में हो जाएगा। और सेकेंडरी फॉलिकल रिलीज हो गया, और उसके आसपास जो फॉलिक्यूलर सेल है उसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। अब मैंने बोला मियोसिस 1 खत्म हुआ था तब सेकेंडरी oocyte बना था। देखो, प्राइमरी oocyte था, उसमें से मियोसिस 1 खत्म करके उसने सेकेंडरी oocyte बनाया था। तो अभी तक तो मियोसिस 2 तो खत्म नहीं हुआ है। तो जो सेल ये सेकेंडरी oocyte है जो रिलीज होगा, ओविडक्ट के अंदर पहुंच गया है। अब सेकेंडरी oocyte के साथ जब स्पर्म फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद इसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा, इनका फ्यूजन होके फर्टिलाइजेशन हुआ, तब जाके सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 का स्टेप खत्म करेगा। अभी तक ये क्या है, सेकेंडरी oocyte ही है। जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 का स्टेप कंप्लीट करेगा। तो ये पूरा हो गया oogenesis।